हो, चाहे मुगल आजम का हो, आप कोई भी गीत उठा कर उसमें जो चीज है आपको सुनने में जो बात लगती है वो शायद कोलाबरेटी सुनने में नहीं लगती है। और यही कारण है कि जो नए गीत आ रहे हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं कि वो संगीतकार अपने हिसाब से, संगीतकार बिल्कुल मैं मानता हूँ आपकी बात, क्योंकि उनकी पहुंच है और उन्होंने जड़ें जमा ली है अपनी कि जो परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। मतलब अगर वो मना कर दें कि नहीं नहीं साहब हम नहीं, हम तो ऐसे नहीं गा पाएंगे जैसे आप तो गीतकार की हिम्मत नहीं है कि वो तो फिर दोबारा मौका मिल जाए, बने रहना है तो वहाँ कह देता है। इसी तरह से जो गायक है, जो संगीतकार है उसका उनका उनकी भी करियर की शुरुआत है या उनको कम समय हुआ है तो वो दोनों के बीच में समझौता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, देखिएगा ये बदलाव कहाँ से आया और किस तरह से आया। एक फिल्म आपने देखी होगी, वो साथ दे, अनिल कपूर की फिल्म थी वो साथ, बड़ी अच्छी फिल्म थी, वैसे कॉमेडी भी थी थोड़ी सी उसमें, लेकिन एक बड़ा बहुत अच्छा मैसेज था भारतीय नारी किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करती है और संबंधों के प्रति, विशेष रूप से पति पत्नी के बीच या जो वैवाहिक संबंध होते हैं उसकी वकालत उसमें की गई थी कि वो उसके प्रति कितनी प्रतिबद्ध रहती है, उसका कुमारी अवस्था में संबंध रहा हो, लेकिन शादी के बाद समर्पित किया था, एक मैसेज उसमें था। तो वो कहती है शायद पत्नी कोल्हापुरी अनिल कपूर को कहती है तो पटियाला वाले के नाम से जो है तो उसके कंधे पर हमेशा हारमोनियम टंगा रहता था, एक छोटा सा बच्चा अभ्यास करते थे और उसी चक्कर में उसी सिलसिले में वो पत्नी कोल्हापुरी के जाकर के और लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आपने कहा कि ये परिवर्तन कितना जायज है। अब उसमें पद्मिनी कोल्हापुरी ने उसको कहा उल्लू का पट्टा, उसने गुस्से में कहा, और उल्लू का पट्टा हम सब जानते हैं कि गाली है अपने आप में, कहे तो आधी शिफ्ट है आधी अशिष्ट है, को सीधी सीधी गाली दी गई है इसमें, जिससे कहा जाता है उसको ये मान करके ये सोच करके कहा जाता है कि ये गाली इसके पिता की दी जा रही है, पिता के नाम से दी जा रही है। अब साहब जब वो एक उसमें रियाज कर रहा होता है तो अनिल कपूर उस लाइन को गाते हुए, मैं उल्लू का पट्टा हूँ, मैं उल्लू का पट्टा हूँ, ये लाइन जो है और संगीतबद्ध करके साहब बाकायदा सुनाता और सुनने में इतनी प्रिय लगती है, इतना अच्छा, मतलब कहीं कोई उसमें खंडन नहीं है, संगीत के मान्य सिद्धांतों का कोई खंडन नहीं होता है, बड़ा सुनने में अच्छी लगी है वो पढ़ती हुई। और उसमें एक दो लाइन थी उसमें, और उसके बाद फिर अगला सीन आ गया, उसमें कुछ घटनाक्रम घटित हो गया, लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ इस तरह का। तो अब आप समझिएगा कि वो क्या पाकीज़ा फिल्म का ए दिल ऐसे में खोल लाना, वो वाला गाना सुन लीजिए आप, वो वाला गाना सुन लीजिए और ये गाना सुन लीजिए। अगर आप दोनों गानों को पढ़ेंगे, सामने रख लेंगे, तो ये लाइन देख करके कि मैं उर्दू का पढ़ा हूँ, आदमी एकदम से मुंह फेर लेगा। अगर कोई साहित्य का पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, जानकार होगा, तो वो मुंह फेर लेगा एकदम से और उसको पूरा गीत को पढ़ेगा। मौसम है आज गाना है दिल कहीं से, तो ये जो एक गीत की जो अन्य अनिवार्य शर्तें हैं, वो तो मैं समझता हूँ शायद हमारे संगीत के जो मान्य सिद्धांत हैं, उन्हीं संगीत के बारे में मैं आपको एक बात और बताता हूँ। संगीत के बारे में एक बात और जो है वो ये है कि चाहे उर्दू में गजल गाई जाए, करी जाए, और चाहे हिंदी में गीत गाया जाए, जो उसका स्वर और व्यंजन का और आरोह अवरोह का जो सिद्धांत है, सारे गामा पा का जो सिद्धांत है, वो हर रचना पर, हर गेय रचना पर वही फिट होता है। उसी क्रम से आप देखेंगे ये जो मैं भी अभी जैसे हिंदी में मैंने आपको सुना है बोला मात्रा, ये जो है उर्दू में भी इस तरह का मीटर, इसको मीटर कहते हैं, हमारे यहाँ छंद कहते हैं, वो लोग मीटर कहते हैं, लेकिन इसी तरह से वहां पर वो वजन देख लेते हैं, बस अंतर की वजह इतना है। तो आपका कहना
हिस्सा है। परिवर्तन अगर हो रहा है और वो परिणाम देने वाला है, अच्छे परिणाम देने वाला है, तो पूरा है स्वागत योग्य। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि संगीत के मान्य सिद्धांतों से हट करके ऐसा हो नहीं सकता, और अगर होता है तो कहीं न कहीं हम अपनी उस मान्य परंपरा से हटकर और संगीत का नुकसान करते हैं। मेरी बात बड़ी पता नहीं आप मेरी बात से कितना सहमत होंगे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि परिवर्तन तो हो रहा है। और ये दो उदाहरण मैंने आपको, चाहे वो कोलावरिटी का गाने का हो, आज कोई नहीं गाता उसको किसी की दीवार पर, लेकिन 1 साल तक बच्चा बच्चा उसको गा रहा था। तो एक क्षणिक आकर्षण जो होता है, वो नए संगीत में जो क्षणिक आकर्षण है, चाहे वो नृत्य हो चाहे संगीत हो, फिल्म की जो दुनिया है उसमें जितने भी समाज को या लोगों को, दर्शक को आकर्षित करने वाले जो घटक हैं, उसमें 2 ही चीजें हैं। अभिनय ही एक बार को बाद में आया, मतलब अभिनय तो है तो पहले का, लेकिन अभिनय अब बाद में आता है। पहले अगर उसका गीत अच्छा है और उसमें नृत्य अच्छा है तो लोग जाते हैं, या फिर फाइटिंग है, लड़ाई झगड़ा। लेकिन उन सबके गीत की गेयता को जिंदा रखना है, और गीत को फिल्मों में जिंदा रखना है। गीत फिल्मों में साहिर लुधियानवी और गोपाल दास नीरज का समय निकल गया। आनंद बख्शी जी ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं। साहिर लुधियानवी, मजरूर सुल्तानपुरी, इन लोगों का जो शैली थी, इन लोगों की जो गीत थे फिल्मों में, सोम ठाकुर जी के भी गीत हैं फिल्मों में, डॉक्टर कुंवर बेचैन के गीत भी हैं फिल्मों में। लेकिन जो बात इन गीतों में है, चाहे वो डॉक्टर कुंवर बेचैन से सोम ठाकुर से लेकर के और नीरज जी तक, तो मैं समझता हूँ शायद कोलाबोरेटी में नहीं लगती, मुझे तो कम से कम नहीं लगती। बताइए सर। जो हाँ, आप जो बहुत ही मतलब धीरज के साथ हमको समझा रहे हैं, तो उससे ये कविता और गीत में जो फर्क है वो थोड़ा थोड़ा सा समझ उभर रहा है। जैसे तो इसी बात पे, जैसे कविता और गीत में फर्क है, गीत और गीत में भी फर्क है। कहने का मतलब है, जैसे आपने अभी सिनेमा का जिक्र किया है, तो यहाँ बहुत लोग तो मतलब साहित्य प्रेमी हैं या साहित्य में बहुत सारा अनुसंधान कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर हमारे जैसे जो आम श्रोता है, तो हम लोग तो ज्यादा, अब स्कूल के बाद तो हम लोग ने कविता या ऐसे साहित्य के तौर पे जो गीत हैं वो तो सुनना छोड़ दिया। यहाँ तक सिनेमा गीत भी तो बहुत कम ही सुन रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं शायद पहले पुराने वाले गीत ही अभी याद है, लेकिन फिर भी इसमें एक प्रश्न उठता है कि ये जो भी गीत कोई लिखता है, तो साधारण गीत जो आप महफिल में या मुशायरे में या जो कवि सम्मेलन में गाते हैं, उस गीत में, उस गीत के शब्द में, उस गीत का जो आप जिस तरह से उसको ढालते हैं उसमें, और जो सिनेमा के लिए, जो पॉपुलर सिनेमा के लिए जो वो होता है, उसके लक्षण अलग हैं, उसके शायद तौर तरीके अलग हैं। तो उसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये गाना सिनेमा के लिए मतलब सही है ना, या सिनेमा के स्टाइल के लिए ये सही उतरेगा, और या फिर ये मतलब ये तो उनके लिए काम है, ये मतलब संगीतज्ञ का काम है या उस डायरेक्टर निर्देशक का काम है ये चुनना वो करना। लेकिन फिर भी हम लोग की जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूँ, जिस तरह आपने कहा कविता और गीत में एक फर्क होता है, एक तो उसके रचना के जो व्याकरण है उसमें ही फर्क है, कितनी मात्राएं, उसको कैसे नीचे उसको सजाते हैं, ये सब है। और दूसरा ऑफकोर्स खास कि वो गाने लायक हो, गाने में वो आसानी से फिट हो। तो उसी तरह इन दोनों में क्या फर्क है, जो मतलब आम गीत, चाहे वो गाए जाए, चाहे भजन हो, चाहे लोकगीत हो या सुगम संगीत हो, तो उसमें और सिनेमा वाले गीत में क्या फर्क है? क्योंकि कुछ तो फर्क है, क्योंकि जो जो सिनेमा के लिए लिखते हैं वो कभी कभार बाहर वाले मतलब किताब निकालते हैं। ज्यादातर उनका जो हर लिरिक होता है, हर जो गीत होता है, वो फिल्म में ही मतलब रहता है। वो फिल्म, उसको कभी हम लोग ज्यादा साहित्य का मतलब एक
ओहदा भी नहीं देते हैं, है ना। तो चाहे कोई भी हो, शायद गुलजार हो या साहिल लुधियानवी हो या जो भी हो, तो बड़े बड़े जो हैं दिग्गज जो हैं उन सबका भी हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आम तौर के जो पाठशाला की किताबें हैं या जो हमारे जो कॉलेज की किताबें हैं उस हिंदी की कक्षाओं में कभी ये लाई जाएंगी, नहीं लाई जाएंगी। चाहे अच्छे भी गाने हों, अच्छे मतलब उसके शब्द हो, अल्फाज हो, सब कुछ हो, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि फर्क क्या है कि कुछ जो जो सिनेमा में लिखते हैं उनके गीत वहीं पर रह जाते हैं, वो कभी यहाँ साहित्य तक नहीं आते और हम उसको अलग चैनल में सुनते हैं। मतलब रेडियो पर भी ना वो सिनेमा वाले गीत नहीं आता है, ना कि बाकी लोकगीत या किसी और चीज। तो उसमें क्या कोई लक्षण है या कोई खास चीज है जिससे हम पहचानते हैं या जिस रूल को लोग फॉलो करके उसको सिनेमा में रखते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और बहुत सारी बातें इसमें से निकल करके आ जाएंगी और हम भी कहने में और समझने में सुविधा महसूस करेंगे। देखिए यही है, हम लोग ऐसा अलग नहीं देखना चाहिए। अब जहां तक दोनों चीजें तो एक ही है। अब जहां तक अच्छे और बुरे पर रहेगा कि तो वो यहाँ नहीं मिलती है या वहां गीत पड़े जाते हैं और यहाँ नहीं लाए गए हैं या आप एक उदाहरण से समझ लीजिएगा कि आप रहते हैं चेन्नई में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश। मेरा आपका संवाद हो रहा है और हम दोनों प्राणी हैं, हम दोनों मनुष्य हैं, हम दोनों पुरुष हैं, ठीक है। आपको चेन्नई में रहने में सुविधा है, चेन्नई में जगह मिली है और मुझे मुरैना में रहने की सुविधा है, मेरा मुरैना मकान, इसलिए मैं मुरैना में रह रहा हूँ, आप चेन्नई में। दोनों जगहों पर केवल और केवल इतना ही फर्क है। जो नाम आपने लिए हैं शायर लुधियानवी का, गुलजार साहब का, ये नाम साहित्य के अमर नाम है, इनका हजारों वर्षों तक कुछ नहीं। वो अलग बात है कि आज तारीख में हम फिल्म का गीतकार मानते हैं, लेकिन इनकी शायरी जो है वो उस शायरी से, उस गीत से कहीं ज्यादा परिपक्व है जो हम मंच से सुन रहे हैं, मंच पर सुना रहे हैं। तो हम यहाँ बात कैसे तो ये बात यहाँ ये सिद्ध होती है कि मंच पर जो गीत सुनाया जा रहा है, मंच से जिन गीतों को प्रसिद्धि मिलती है उनकी तुलना में शायद को फिल्म का ज्यादा साहित्य। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देवानंद साहब ने रंगीला फिल्म बनाई, रंगीला, और उसमें उन्होंने नीरज जी को बुलाया गीत लिखने के लिए और मात्र 7 दिन के लिए बुलाया। पहले उनसे चिट्ठी लिख करके डाल करके कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो मैंने एक आए थे तो मैंने तुमको ये आश्वासन दिया था कि मैं अपनी एक फिल्म में तुम्हारे गीत लिखूंगा, तो अगर चाहो तो आ जाओ। नीरज जी उस समय दिल्ली में काम करते थे, टाइपिस्ट थे। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, किस तारीख को आना है। उन्होंने कहा कि तुम्हारा रिजर्वेशन इस तारीख को करवा दिया गया है और वापसी सबको है रहना है तुमको यहाँ। अगर तुम पहले दिन अपनी परीक्षा में पास हो गए तो तुमको 7 दिन रुकना पड़ेगा और 2 या 3 गीत तुमको लिखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आएगा। तो पहुंच गए साहब, देवानंद जी के घर पर पहुंचे। देवानंद जी ने कहा कि सुबह या बर्मन साहब से मिलना है और वो अब शाम को तो तुमको नहीं मिल सकते उनसे, तो सुबह के बाद चले। तो उनके ठहरने की व्यवस्था जी की करवा दी और सुबह उनके यहाँ नीरज जी बर्मन साहब के ले गए। तो बर्मन साहब ने को देख करके कहा कि अच्छा बोले क्या जी कौन है बोले। तो देवानंद साहब ने बताया कि साहब ये नीरज है, नीरज नाम है इनका, और गीत लिखने के लिए, रंगीला फिल्म के गीत लिखने वो कोई बना रहे थे बर्मन साहब। तो वो उन्होंने कहा कि उनको जो है इनको गीत लिखने के लिए बुलाया। तो सकल मीटर के बर्मन साहब ने कहा कि ये लिखेगा। तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए लेते हैं क्या बात है, ठीक है।
कि तो ठीक है बोले, ऐसा करना कि अब ये बात है। और फिर वहां से वो चल दिए, तो उन्होंने कहा कि इसको बता देना कैसे की। जब मैंने मीट में गया था उस तरीके से लिखना है। तो शाम को घूमते घूमते वो शाम को जो है देवानंद साहब के साथ ही हमको कहा, देवानंद साहब ने उससे कि यार उनकी एक ही शर्त है बस, कि गीत में मुझे उल्टे सीधे ज्यादा शब्द नहीं चाहिए, रंगीला शब्द आना चाहिए। तो रंगीला शब्द आना चाहिए, प्यार मोहब्बत ये वो सब कुछ नहीं चाहिए, रंगीला शब्द आना चाहिए। टाइटल सॉन्ग बन गया उसका बनाना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ऐसा है, थोड़ा सा मेरा ख्याल रखना, मैं तो मतलब सुनता हूँ तुमको, लेकिन फिर भी उनकी ऐसी परीक्षा तो ये तय मान करके छोड़ेंगे और तत्काल निर्णय लेते ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे भर में रंगीला रे रंगीला वो वाला वो उन्होंने लिख दिया और खाना खाने से लिख लिया था। अरे लिख लिया तो टाइम ही कितना हुआ, 1 घंटा भी तो नहीं हुआ, तो लिख लिया दिखाओ। ये था उन्होंने उछल पड़े थे बोले साहब, अरे बोले बन गया काम, बोले मैं उनकी रुचि है, रुचि में जानता हूँ, बोले क्या हो गया, बोले हम सवेरे चलते हमारा खा करके सो गए साहब, सुबह जो है उनके पास यही कहा लिख पाया क्या, तो मेरी साहब लिख लिया। अरे क्या लिख लिया, बोले तो कहा कैसे लिख सब तो लिखी, कोई बात नहीं। गीत सुना तो बर्मन साहब भी उछल पड़े, क्या गीत लिखा यार, मेरे तबियत खुश हो। मेरा कहने का आशय ये है कि जो हिंदी के गीतकार माने जाते थे, साहित्य के हस्ताक्षर माने जाते थे, गीतकार ये सब माने हिंदी में ये जो नीरज जी का जो नाम था, इन्होंने दोनों दिशाओं को, दोनों धाराओं को, जनता तो वही, पब्लिक तो वही है, श्रोता तो वही है ना, जो कविता सुनता है वही फिल्म जाता है, जो फिल्म देखने जा रहा है वही कविता को देखने जा रहा है। एक तीसरा पाठक वर्ग था, तीसरा वर्ग था जिसको पाठक वर्ग कहते थे। पाठक वर्ग जो है उस समय के साप्ताहिक हिंदुस्तान, नवनीत और धर्मयुग पत्रिकाओं को पढ़ रहा था। तो उसमें दीदी की सुकारिता, की सुकारिता वहीं से वो हुई। तो उन्होंने ये देखा गीत है बिल्कुल, तो उसमें ऐसे तस्वीर राज कपूर ने उनको बुलाया, नीरज जी से कहा उन्होंने कि देखो मेरा नाम जोकर फिल्म बना रहा हूँ और जोकर का रोल जो है कर रहा हूँ, मुझे गाना गाना है, मुझे गीत गाना है, मुझे और भूमिका में केवल ये है कि मेरी वहां मर गई है और मुझे जो है शो करना है, शो के जा नहीं सकता। ये सारी जो भी उस फिल्म में है। तो उन्होंने साहब को गीत लिखा, ए भाई जरा देख के चलो, ऊपर ही नहीं नीचे दुनिया, बोले वो पूरा गाना, पूरा गीत मनुष्य का जीवन दर्शन है, वो सबके ऊपर उतना सटीक बैठता है जितना धीरज जी ने उसमें कहा, या धीरज ऊपर बैठता होगा या राजपुर के ऊपर बैठता होगा। विशेष रूप से हर कलाकार का गीत है वो, ये भाई जरा देख के चलो। तो जब उन्होंने लिख लिया तो उसने कहा कि गायक ने कहा वो जो बात आप कभी कहते थे उसमें परिवर्तन कर देता है या कर सकता है क्या, या करने से ज्यादा ठीक हो जाता है। गायक फेंक दिया उस गीत, गायक ने कहा तो जी ने कहा इसकी बात नहीं है, गीत मैं लिखा है, मैं आपको गाकर बताता हूँ, मैं उसमें बताता हूँ। तो जिस धुन में सुनाया जाता है, जिस धुन में आया है, ये धुन भी नीरज की बना हुई। नीरज जी इस धुनों को आमतौर पर नहीं पढ़ते, उसके पढ़ने का स्टाइल अलग था, लेकिन बात ध्यान में रखते हुए संगीत का मान्य सिद्धांत
सिद्धांत क्या है और गीत को आकर्षक और रोचक कैसे बनाया जा सकता है। और ये शब्दावली जो जोकर के जीवन दर्शन पर उसके उसकी उसकी अपने उसकी जो विषम परिस्थिति थी उस पर फिल्मांकन हो रहा था उसका, उसमें क्या धुन ठीक रहेगी, क्या शब्दावली ठीक थी और दोनों के बीच में क्या तालमेल रहेगा, इसे नीरज जी ने तय कर दिया। तो नीरज जी ने फिर इसी स्टाइल में गा करके बताया। तो भी आज जो कि खड़ा कि मैं तो साहब गलत जगह पर हूँ, मेरी जगह पर आप रहिए, इतनी उसने इस तरीके से गाया जैसा नीरज जी ने कहा। तो पर फिल्म को नहीं मिलती क्योंकि उसके कई कारण से समय उसमें ज्यादा था, 4.5-5 घंटे की फिल्म थी, आमतौर पर 3 घंटे की फिल्म बनती, लेकिन ज्यादा नहीं चली, ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन गीत आज भी अमर है। मेरा नाम खबर के गीत आज भी कभी गाए जाते हैं। धन्यवाद सर। पर फिर भी ये तो बात रही कि वो पाठशाला की जो पुस्तकें हैं उसमें नहीं आता है, ये तो है। जबकि वो अजर अमर हो, लेकिन फिर भी पाठशाला की किताबों में नहीं आती है। अब तक जहां तक मेरा ख्याल है नहीं आया है। वो न जाने क्या, मे बी कॉपीराइट का इश्यू हो, ज्यादा कॉस्टली हो, ऐसा भी हो सकता है। ये नहीं कि मतलब उसमें साहित्य की कोई कमी हो या क्वालिटी की कमी हो, शायद की रकम कुछ ज्यादा पड़ते हैं। ज्यादातर जो साहित्य में जो गीत आते हैं, कविता, उसको मतलब उन्होंने लगभग फुकट में दिया होगा, तो ये भी शायद प्रॉब्लम हो सकता है। तो बाकी लोग भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलें, ताकि कुछ और भी मतलब और भी मतलब इसके पैंतरे हम लोग देख सकते हैं, कुछ और भी इसके दृष्टिकोण से और अनुभव हम देख सकते हैं। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैं भावना बोल रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन था इसी चीज को लेकर, जैसा अभी तोमर जी बोल रहे थे। हाँ 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 बोलिए। एक बहुत पुराना गाना है पड़ोसा फिल्म का, एक चतुरा। ये गाना बहुत फेमस हुआ है, किशोर कुमार का और मन्ना डे का गाया हुआ बहुत फेमस गाना है। लेकिन इस गाने में कहीं पर भी गीत के नियमों का, उसकी मात्राओं का, उसके बात करने का कहीं भी निर्वहन नहीं हुआ है, लेकिन गाया बड़े अच्छे तरीके से। गाते समय ही पता चल जाता है कि इसमें किसी भी लाइन, एक भी लाइन, मतलब हम कविता में फिर भी एक बार ध्यान रख लेते हैं कि उसके शब्द या मात्रा कहीं पर मेल खाते हैं। लास्ट जो अक्षर होता है, जैसे आप पे खत्म हो रहा है तो दूसरा ना पे या पापे होगा, मतलब बड़ा ही मात्रा होगी, ऐसा भी कविता में कर लेते हैं। पर इस गीत में कहीं किसी भी चीज को नहीं रखा गया है, उसका भी गीत बड़ा सुंदर बन पड़ा है। तो ऐसे गीत को क्या कहेंगे? अब तोमर जी तो कुछ कहेंगे, पर मेरा ख्याल है मेरे को लगता है तोमर जी का कनेक्शन शायद कट गया है। सर आ गया, सुना आपने उनकी जो प्रश्न है, उनका प्रश्न सुना आपने? हेलो हेलो। हाँ, अब मैं दोबारा ज्वाइन हो गया हूँ, दोबारा कनेक्शन हो गया है, बीच में कट गया था। हाँ हेलो, आपने सुन पाया क्या देवेंद्र? हाँ, प्रश्न पूरा नहीं सुन पाया। अभी भी मैं दोहरा देता हूँ। नहीं, मैं दोहरा देता हूँ अगर आपको सुनाई पड़ रहा है तो। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। एक चतुर नार करके श्रृंगार, एक चतुर नार करके श्रृंगार,
अपने जाल में फंसत जात। आ, 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 तो वो कह रही हैं भावना जी, जबकि इस गाने में कोई भी रूल फॉलो नहीं किया गया है। आपने जो जो रूल्स का जिक्र किया उनका फॉलो, पद्य और उसका गीत के जो आपने रूल्स बताए वो सबका उन सबका उल्लंघन हुआ है, पर फिर भी गीत अच्छा लग रहा है। तो वो क्यों और कैसे, ये पूछ रही है। नहीं, इसमें ये शब्द में मेरे को सुनाई नहीं पड़ा कि इन्होंने कहा कि गीत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे पहले क्या कहा कि सारे आपने जो रूल्स बताए उनके वो फॉलो नहीं किए गए, उनका उल्लंघन हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अगर एक गीत में कोई 10 गीत ऐसे छांटे जाएंगे जिनमें संगीत के मान्य सिद्धांतों का, मान्य नियमों का पालन हुआ है, तो उन 10 गीतों में ये गीत भी शामिल रहेगा। एक चतुरनाथ करके सिंगा बेहतरीन गीत है, ये खूबसूरत गीत है और पूरी तरह से शास्त्रीय। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, देखिए आवाज नहीं आ पा रही है। ये बस मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत का गीत है और बेहतरीन गीत है। मतलब इस गीत को लिखने का तो क्या कमाल किसने दिखाया वो नहीं, लेकिन इस गीत को गाने का जो मतलब एक विश्व का संगीत की दुनिया का एक आश्चर्य है इस गीत को गाना। और ये तो बिल्कुल मतलब मैं नहीं मान सकता, मानने वाली बात नहीं है कि इसमें संगीत के मान्य सिद्धांतों में संगीत की जानकारी नहीं रखता, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं काफी अच्छा कह सकता हूँ कि ये संगीत के मान्य सिद्धांतों पर पूरी तरह से उस कसौटी पर 100% खरा उतरने वाला। आपकी आवाज मुझे नहीं। हाँ देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, हाँ वो कह रही थी कि कविता का मानक सिद्धांत नहीं इसमें फिट आ रहा है। जैसे एंड कविता में किस तरह से करते हैं, इसका तो सब रूल है। तो वो बोल रही है कि इस गाने में उसका नियमावली का पालन नहीं किया गया, तो ये कहीं कविता वगैरह नहीं है, नहीं है, ये बोल रही। नहीं, उसका जवाब दे देता मैं, शायद मेरी आवाज वहां नहीं पहुंची है, मेरी आवाज पहुंची है। अगर कविता तो कहीं मतलब कविता तो बहुत पीछे छूट गई। ये गीत स्पेशली ये कहें, हम गीत शब्द का इस्तेमाल करें तो गीत के जो गीता तो संगीत के मान सिद्धांतों की जो बात हम कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि अगर फिल्मी दुनिया के कोई 10 गीत इस बात के लिए छांटे जाएंगे, इस बात के लिए निकाले जाएंगे जिसमें संगीत मान्य सिद्धांतों की का पालन हुआ है, तो उन 10 गीतों में भी ये गीत शामिल रहेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बेहतरीन गीत है ये, पूरी तरह से जी जी। भावना जी अनम्यूट करके बोलिए, आप अनम्यूट करके बोले कि आपके प्रश्न का जवाब मिला कि नहीं, कि हमने प्रश्न सही तरह से सुना या समझा कि नहीं। भावना जी आप नहीं हमारी तो आ रही है, आपकी सुनाई दे रही है। भावना जी को बोलना है, वो अनम्यूट अभी की है पर बात नहीं कर रही। भावना जी तो मैं सकता हूँ मेरी बात से आप उनको अवगत करा दें, या जिसने भी ये सवाल किया है। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि इसे मतलब बहुत
अच्छे गीत की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन यानी कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? ये बहुत हाँ हाँ, आ रहा है, बोलिए, आ रहा है, बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, हमें सुनाई पड़ रहा है। मेरी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आप बोलिए, बोलते जाइए। हेलो, भावना जी बोलिए।